This call is being publicly streamed. गुड। तभी मैं कहूँ अब जाके ये बोला है। जी सर। अब देखो अब शेयर हुई है स्क्रीन। जी सर अब नजर आ रही है। लेकिन हाँ अब अच्छा हाँ अब आई है पेपर पे। हाँ जी सर। ठीक है ठीक ठीक ठीक। सर ये हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है सर, पेपर कहाँ गया? वही मैं कह रहा हूँ ना ये क्या सीन है। आज तो बदवा तो नहीं दी थी तुमने? नहीं नहीं सर आज रोज अजीब और गरीब कुछ हो रहा है यार आज। ये देखो अब आया पेपर। जी सर पेपर आ गया। हाँ ओके शुक्र अल्लाह। मैं बहुत देर से यही कह रहा हूँ यार अल्लाह करे आज क्लास हमारी शुरू हो जाए बखैर आफियत। तो हम लोग कह रहे थे हमारे पास ना मैं ये कह रहा था कि जो हमारा हम शुरू करें 2022 से ठीक है मई जून का और 1 आवर 15 मिनट्स का आपका टाइम है। 1 आवर 15 मिनट्स के बाद 60 मार्क्स का आपका पेपर है। और टोटल मैं जो चीजें आपको दिखा रहा था सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हो रही थी दैट वाज योर एएस। ये सारा जितना भी स्टफ है ना दैट ऑल इज फॉर योर एएस। ठीक है इसमें जी की वैल्यू है सी है ई है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर आपको ये जितने भी मैंने काट दिए हैं दे ऑल आर फॉर योर A2। इनका आपको कोई खातिर फायदा नहीं होता। देन आपके पास जो डाटा है जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि दैट इज योर फार्मूलाज। तो उसमें आपके पास एएस के फार्मूले काफ़ी ज़्यादा हैं बल्कि ऑलमोस्ट इसमें सारे ही एएस के फार्मूले दिए हुए हैं। A2 के फार्मूले इसमें नहीं दिए हुए। A2 के हमारे पास अलग से फार्मूले हैं। वैसे इससे पहले ये ट्रेंड होता था कुछ पास पेपर आप देखोगे तो एएस A2 के सारे फार्मूले उसने उठा के इसमें दिए होते थे। अच्छा अब हम लोगों के पास मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे था। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ये कहा कि हमारे पास अगर हम ये देखें कि हमारा एक हाँ मोस्टली आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना आयमा ये चीज आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका जनरल फिजिक्स का होता है। जनरल फिजिक्स का मतलब ये है कि या तो मेरे पास वो क्वेश्चन होगा फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ये क्वेश्चन इसका होता है या फिर ये क्वेश्चन हमारे पास होगा काइनेमेटिक्स का। ठीक है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स काइनेमेटिक्स ये दो होते हैं। फिर हम लोग फोर्सेस एंड वेक्टर्स में भी जा सकते हैं। ठीक है तो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग अंडरलाइन ऑल द यूनिट्स एंड देयर एसआई बेस क्वांटिटीज। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि यूनिट्स कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स हैं? सर एम्पियर है। यस एम्पेयर आपका यूनिट है। डिग्री सेल्सियस आपका यूनिट तो है लेकिन वो नहीं है केल्विन होगा ना सर? ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है किलोग्राम आपका ऐसा यूनिट है और न्यूटन आपका ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक हो गया हो गया। जी। उसके बाद आपको बोलता है ये आपने 1 नंबर ले लिया। आप जो ही पेपर अटेम्प्ट करेंगी तो आप बड़े खुश हो गए कि यार हाँ मेरा 1 नंबर मुझे मिल गया। फिर उसके बाद आपके पास आता है फिगर 1.1 shows a horizontal beam clamped at one end with a block attached to the other end। ठीक है ये उसने ब्लॉक रखा हुआ है। द ब्लॉक इज मेड ऑफ द ऑसिलेट vertically। The young modulus E of the material of the beam is given by ये आपके पास ना यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है। आपको याद हो अगर यंग्स मॉडुलस का हम लोग फार्मूला लगाते थे तो हम लोग कहते थे 4FL डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर ई। ये हमारे पास एक फार्मूला होता था यंग्स मॉडुलस का और इसमें उसने बोला कि m इज द मास ऑफ द ब्लॉक। ठीक है जो कि आपके पास यहाँ पर फोर्स की जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और फिर वो आपके पास देता है जी कि आपके पास जो टाइम t है दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन
और वेयर के इज द कांस्टेंट, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो इन सब चीजों को यूटिलाइज करना है हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस की फॉर्मेशन के लिए। और क्वेश्चन की फॉर्मेशन को अगर हम लोग गौर से देखें तो आगे हमारे पास टेबल में अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, जो कि आपको याद है कि एक अच्छा खासा हार्ड क्वेश्चन होता है कि आपने अनसर्टेनिटीज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अनसर्टेनिटीज के लिए मैं आपको कुछ मतलब रूल्स बताऊंगा। पहले देख लेते हैं, कह रहा है कि स्टूडेंट डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द के, एम एंड टी। द टेबल 1.1 लिस्ट ऑफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। आपको क्या गिवन होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज गिवन है। A student uses the values of K, M and T to calculate the value of E is 8.245 into 10 की power 9 Pascal. Calculate the percentage uncertainty in the value of E. आपने E की वैल्यू में परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है, बस परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, 2 मार्क्स है। तो इसलिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो ई का फॉर्मूला है दैट ई इज इक्वल टू क्या है, गिवन है। मैं जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हम लोग जब सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे मिल जाए। दैट इज के एम डिवाइड बाई टी स्क्वायर, के एम डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अगर आप गौर से देखो तो आप मुझे ये बताइए कि ई में अब मतलब यंग्स मॉडुलस में आपके पास अनसर्टेनिटी किन दो वेरिएबल्स की वजह से है। तो आपको अगर याद हो हम लोगों ने अनसर्टेनिटी इन डेल्टा ई डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल्स टू डेल्टा के डिवाइडेड बाय के प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। और क्योंकि टी की पावर 2 है तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, वी विल मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब अगर आप देखो मुझे एक्चुअली परसेंटेज चाहिए, तो मुझे परसेंटेज चाहिए तो मैं परसेंटेज के लिए इस पूरे को ऑन बोथ साइड्स अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं और ये पूरा अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा था कि दिस इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ई। ये जो राइट हैंड साइड है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए है, ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एम प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। ठीक है जी, सही हो गया सर। अब आप देखो आपके पास ना यहाँ पे डाटा गिवन है, इसने परसेंटेजेस दी हुई हैं। तो के की परसेंटेज कितनी है, 2.1%। तो आप लिखोगी 2.1, ठीक है, 2.1 प्लस एम की कितनी है 0.6 प्लस टाइम की कितनी है 1.5। तो इसको 2 इंटू 1.5 किया। कैलकुलेटर निकालो जल्दी से, मुझे वैल्यूज कैलकुलेट करके दो। जी सर। 2. Plus 0.6 plus 2. 5.7 आता है सर। अच्छा, पता नहीं, मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब इस कैलकुलेटर नहीं है। नहीं सर, कैलकुलेटर से ही कह रही हूँ 5.7। अच्छा अच्छा, तो इतने मतलब शक से क्यों कह रही हो। 3 प्लस 5.7, हाँ यही आता है। तो आपके पास कितनी हो गई 5.7%। आपको 2 मार्क्स मिल गए फ्री के। तो अभी तक हम टोटल 3 नंबर ले चुके हैं, ठीक है। जी सर। उसके बाद आपके पास आगे चलें तो आपको कह रहा है कि यूज योर आंसर इन B1 to determine the value of E with its absolute uncertainty to an appropriate number of significant figure। ये सबसे आसान पार्ट होता है आपका फिजिकल क्वांटिटीज में कि आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आपने किस तक लेना है, इसकी ट्रू फिगर तक लेके आना है। मतलब जो जो इसकी वैल्यू है ना, जी सर, इसकी जो वैल्यू है, हाँ जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को यूज करना। तो लेट से अगर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊं कि आपने एक्चुअली ये लिखा ना जी सर। 100 इंटू डेल्टा ई डिवाइडेड बाई ई, आपके पास कितना हो गया 5.7।
ऐसे ही है ना, इसी को 5.7% कहते हैं। हाँ जी तो सर। अगर हम यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू लें, डेल्टा ई की वैल्यू डिवाइडेड बाई ई कर लें, तो इट विल बी 5.7 डिवाइडेड बाई 100। तो अब आपके पास ये हो गया डेल्टा ई। अब मसला सारे का सारा आपके पास डेल्टा ई का है, क्योंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपकी डेल्टा ई है। हाँ तो जी डेल्टा ई इज 5.7 डिवाइडेड बाय 100 इनटू वैल्यू ऑफ ई। ठीक है, अब आपको जो ये वैल्यू ऑफ ई उसने दी हुई है ना, दिस वैल्यू इज बेसिकली गिवन इन योर इंफॉर्मेशन 8.245 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ठीक है। 8.245 इंटू 10 की पावर 9। हम्म, आप लिखेंगे 8.245 इंटू 10 की पावर 9 ई हो गया, इंटू 5.7 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये आपके पास आ गई जी डेल्टा ई। ये जरा जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके दें, डेल्टा ई कितना आ रहा है। जी सर। सर इसको ब्रैकेट डालो। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप जो कैलकुलेटर पे प्रोसीजर है उससे करें। आप पहले स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर, वो जो आपके पास कैलकुलेटर में होता है ना, डब्बा ओवर डब्बा जिसको हम लोग कहते हैं। जी सर वही क्या है। हाँ सर ये बड़ी वैल्यू आ रही है। जी, ईएनजी का बटन प्रेस करें। जी सर अभी हो गया 469.965 इंटू 10⁻6। हाँ जी, क्या है 4 पॉइंट, और सर 469 पॉइंट नहीं नहीं नहीं, ये मुझे दोबारा बोला, 469.965 और 10 की पावर सर 6 है। 6 आ गई, वेरी गुड। अब आपने इसको 10 की पावर 9 में लेके जाना है अगर, तो आपके पास ई की पावर क्या हो गई, दैट इज 10 की पावर 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to डेसिमल पीछे जाएगा ना सर। हाँ जी जी 3 डेसिमल पीछे लेके जाऊंगा मैं। जब मैं इसको 3 डेसिमल पीछे लेके जाऊंगा तो 1 जी सर। 2 एंड 3, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 0.469 इंटू 10 की पावर 9 हो गई। ठीक है, अब आप देखें, हमें सिग्निफिकेंट फिगर रखने होते हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो योर डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, हम राउंड ऑफ कर देते हैं, जब राउंड ऑफ करेंगे तो इट वुड बिकम 0.5। क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.5 इंटू 10 की पावर 9। ये मेरे पास आ गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसको मैं आंसर के लिए लिख सकता हूँ। अब मेरे पास, मैंने राउंड ऑफ करना है किसको, मैंने राउंड ऑफ करना है ई की वैल्यू को, क्योंकि ई का डेसिमल प्लेस, और यानी डेसिमल प्लेस ऑफ डेल्टा ई मस्ट बी इक्वल टू डेसिमल प्लेस ऑफ ई। ठीक है, सही तो हो। आप देखिए ई की वैल्यू आपके पास कितनी है, ई की वैल्यू आपके पास है जी 8.245 इंटू 10 की पावर 9। तो अब आप अगर गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे कितना है 3 डीपी है, जबकि आपके पास यहाँ पर कितना है 1 डेसिमल प्लेस है। तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इट वुड बिकम 8.25, बल्कि आप जब इसको ड्रॉप करें तो आप देखें 8.245 इंटू 10 की पावर 9 है, ये 5 ड्रॉप हो जाएगा तो इट वुड बिकम 8.24, क्योंकि ये नियर बाई ऑड नहीं है तो नियर बाई इवन में ही रहेगा, तो इट वुड बिकम 2.2, ये लेस देन 4 है, तो इट वुड बी 8.2 इंटू 10 की पावर 9। अब आप देखो आपके पास 1 डीपी पे आ गए अब। ठीक है, डेसिमल प्लेस हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपका जो आंसर होगा दैट वुड बी, मैंने इसको ई को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 8.2 इंटू 10 की पावर 9। अब आपने आंसर लिखना है 8.2 इंटू 10 की पावर 9, बल्कि 10 की पावर उसने आगे एंड पे दिया हुआ है, तो 8.2 प्लस माइनस 0.5,
ये आपका आंसर आ गया जी, ठीक है। तो आपने 5 मार्क्स स्कोर कर लिए। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, अब उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बेसिक कैटेगोरिकली देखा जाए तो दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर फोर्सेस, वेक्टर्स एंड मोमेंट्स, ठीक है। यानी है ये जनरल फिजिक्स का ही, लेकिन ये टॉपिक कौन सा जा रहा है, अब आपके पास फोर्सेस, वेक्टर्स और सो ऑन। अच्छा, अब आपको ये कह रहा है कि अ स्फीयर इज अटैच्ड by a metal wire in a horizontal surface at the bottom of the river, जी ठीक है। सर। ये बॉटम ऑफ द रिवर के ऊपर उसने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक स्फीयर को रखा हुआ है, एज शोन इन द फिगर। आप अगर और से देखो तो वायर है, स्फीयर, ये वाटर की जो विंड, जो वाटर फ्लो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में, ये भी उसने दिया हुआ है, दैट इज एरो इज गिवन टू यू। फिर आपके पास 60 डिग्री 68 डिग्री एंगल पे देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। तो वो कह रहे हैं the surface is fully submerged and in equilibrium. Equilibrium का word is very important because all the forces are balanced. जी सर। With the river, sorry, with the wire and the angle of 68 degree to the horizontal surface, the weight of the sphere is 32 Newton. The upthrust acting on the sphere is 280 Newton. The density of the water is 1.0 into 10 raised power 3 kg per cubic meter. ये सारी वैल्यूज है हमारी, अपथ्रस्ट है, वेट है, डेंसिटी है। assume that the force on the sphere is due to the water flow is in horizontal direction. आपने ये देखना है कि आपके पास जितनी भी वाटर फ्लो की फोर्स है, ये जो वाटर उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल नहीं है। By considering the components of the force in the vertical direction, determine the tension in the wire. आपने क्या करना है जी, टेंशन बतानी है वायर के ऊपर। क्या बात है। अब अगर गौर से देखो तो अगर हमारे पास जो वेट है वो इसका डाउनवर्ड है, जो अपथ्रस्ट है वो अपवर्ड है, जो टेंशन है, ठीक है, टेंशन आपके पास इधर है, ठीक है ना। जी सर। क्योंकि सारी फोर्सेस किस पे लग रही हैं, स्फीयर पे लग रही हैं, तो इसलिए हम लोग स्फीयर से टेंशन इधर को ड्रॉ करेंगे। तो अब आपको ये बोल रहा है कि आप ये बताइए कि टेंशन कितनी है। तो अगर हम लोग टेंशन को रिजॉल्व करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज योर टेंशन, दिस इज योर वेट, दिस इज योर अपथ्रस्ट। तो अगर हम वेट का वेक्टर नीचे ले आए दिस वे, सो इसका मतलब ये आपके पास 90 हो जाएगा। तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकती हैं, कितना हो जाएगा, 60 90 माइनस 68, जी सर। 90 माइनस 68 22। 22। जी सर। यस, तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा 22 है। तो अब अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो अपथ्रस्ट उसने दी हुई है, अपथ्रस्ट इज 280 न्यूटन और वेट इसका कितना है, 32 न्यूटन। तो अब अगर हम गौर से देखें तो आपके पास जितनी भी अपवर्ड फोर्स है, अगर हम सॉल्व करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि अपवर्ड फोर्स जी सर। is equals to 280 माइनस 32। तो ये कितनी हो जाएगी अपवर्ड फोर्स, ये है सर 280 माइनस 32 248। 248 न्यूटन। ये आपके पास ऊपर उसको लग रही है। अब डाउनवर्ड फोर्स क्या है आपकी, टी साइन थीटा। अब आप देखो क्या आपके पास टेंशन है, बल्कि टी कॉस थीटा आप कर लें, जी सर। ये आपके पास टी कॉस, बल्कि आपको उसने दिया हुआ है 68 ना, तो आप टी साइन
68 कर लें, क्योंकि ये एंगल है और ये आपके पास बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो नीचे वाला है इट इज योर टी cos 68 है, और जो नीचे आ रहा है वो टी sin 68 है। तो आप कर लेंगे डाउनवर्ड फोर्स ये है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये हमारे पास रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग कर सकते हैं ना कि सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, जी सर। है ना। तो आपके पास अपवर्ड फोर्स कितनी है 248 जी सर। इज इक्वल्स टू टी साइन 68। तो जरा ये करिए टेंशन के लिए इसे सॉल्व। जी सर। टेंशन इज इक्वल्स टू 248 डिवाइडेड बाय साइन 68। तो क्या आंसर आएगा? ठीक है। 248 ये आता है 267.4। 267.4 which is almost 267 न्यूटन। बात समझ गई? जी सर। फिर आपको बोल रहा है फॉर द स्फीयर कैलकुलेट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपके पास आप कैसे निकालेंगी? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, volume of the sphere is equals to volume of the volume of the displaced liquid। ठीक है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे उसने कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिसको हम यूज कर सकते हो? नहीं। ओके, तो आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपके पास एक्चुअली आ जाएगा किससे? हमें पता है कि जो अपथ्रस्ट होती है, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी। ठीक है, मैं ठीक है। ढूंढ रहा था कि अगर हमारे पास कोई रेडियस या डायमीटर की वैल्यू गिवन है तो हम उससे निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी इंटू वी से आप निकालेंगी। हाँ जी सर। आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अपथ्रस्ट की वैल्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वैल्यू ऑफ जी। अपथ्रस्ट आपके पास कितनी थी? अपथ्रस्ट वाज 280 280 थी। 280 थी ना सर? डिवाइडेड बाय, हाँ वो 248 तो नहीं थी सर? नहीं 248 टोटल फोर्स थी। डेंसिटी की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ वाटर उसने दी हुई है 1.0 इंटू 10⁻3, मतलब कि 1000 जी सर। इंटू जी की वैल्यू 9.81 है। तो करिए जरा। 280 सर 0.02 0285। जो कि आपके पास बनता है 0.03 क्यूबिक मीटर। ठीक है, या बल्कि 0.028 कर सकती हैं आप, 0.0285, इट इज 0.028 क्यूबिक मीटर। ये टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हम लोग दिया। अब वो बोला है कि डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, तो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर हमने मालूम करनी होगा। तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब आप देखो ये इजी कैलकुलेशन थी तो उसने एक नंबर दिया था। अब हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, क्योंकि मुश्किल तो है सच नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा रूल लगाना पड़ेगा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास आपके पास क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ जी होती है। क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ जी होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब वेट आपके पास उसने दिया हुआ था 32 न्यूटन। अब मैं ये डेंसिटी को सॉल्व कर रहा हूँ, 32 न्यूटन उसका वेट था। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9.81 होल डिवाइडेड बाय 0.0285। आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो लिखेंगे। करिए सॉल्व।
ये आता है सर 114.4 114.4 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, जी सर, गुड, डन हो गया जी, डन हो गया सर। जबरदस्त। तो आपके पास इस तरीके से आपने ये लिख दिया 114 kg पर क्यूबिक मीटर। सो 2 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए। जी सर, ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास जनाबे वाला क्या कहते हैं, अगर हम लोग आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है इसी का पार्ट नेक्स्ट। कह रहे कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इनिशियली एट अ हाइट ऑफ 6.2 मीटर। सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इनिशियली एट द हाइट ऑफ कितने मीटर? 6.2 6.2 मीटर। तो फिर वो बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल सरफेस द स्पीड ऑफ द वाटर then increases causing the sphere as an up as an value of जी sphere to move at to a different position. Use the movement of the sphere causes to the its gravitational potential energy to decrease by 77 joule। ठीक है, इस मोमेंट से इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी कम हुई? दैट हैज बीन डिक्रीज्ड टू 77 सर। यस। तो अब आपके पास जब वो 77 जॉल में डिक्रीज हुई तो कैलकुलेट द फाइनल हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आपने ये देखना है कि स्फीयर साहब सरफेस ऑफ द हाइट से कितने ऊपर गए। तो लेट से आपके पास अगर हम लोग देखें जी सर, ये आपके पास इनिशियली स्फीयर यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ जी, ये हाइट है दिस वन, और ये हाइट इसकी कितनी थी इनिशियली 6.2 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। 6.2 मीटर ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। जी सर, अच्छा, अब वो बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ द वाटर इज देन इंक्रीज, बढ़ गई स्पीड, causing the sphere to move to a different position. This movement of the sphere has causes the gravitation potential energy to decrease। तो इसका मतलब इसको उठा के पानी की लहरें कहीं यहाँ लाई होंगी, ओह सही हो गया सर। नीचे लाई होंगी ना, तभी तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है ना? सर क्योंकि वो ऊपर ऊपर गया ना सर। नहीं नहीं, नीचे आया है ना। ओ तो सर वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। चेक करते हैं ना, और देखो अब जो पहले वाली हाइट थी ना ये h1 वो थी 6.2 मीटर। अब उसने बोला है कि इसकी जो एनर्जी में डिक्रीज आया है ना, ये इतना हाइट का लेवल इसका कम हुआ है, ये लेवल ऑफ हाइट इसका कम हुआ है, ये हाइट उसकी डिक्रीज हुई है, तो इसकी वजह से एनर्जी कम हुई है। कैलकुलेट द फाइनल हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अगर हम देखें कि आपके पास चेंज इन जीपीई कितना है, तो यू कैन से mgh2 माइनस mgh1, ऐसे ही लिखते हैं। MgH2 सर, MgH2 जो है वो 77 है, नहीं सॉरी नहीं, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 77 जूल है, ठीक है। mg अगस्त गिवन है, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास ये हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाय mg। mg आपके पास क्या है, वेट है, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाइट 2 माइनस हाइट 1, सही है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो क्योंकि आपके पास
वेट के साथ इसको डिवाइड कर लें जरा। मैं भी 77 divided by 9.8 ना 32 हाँ डिवाइड बाय 9.2 नहीं और डिवाइडेड सर बाय वो ग्रेविटेशनल का जैसे 9.81 होता है वो नहीं 7 होगा? नहीं ये वेट पूरा गिवन है ना इसका 32 न्यूटन वेट है। अच्छा पूरा गिवन है, सही बोल यस ये सर आता है 2.406 406 बस 2.41 कर लो, दैट इज इक्वल टू हाइट 2 माइनस हाइट 1। अब आप गौर से देखो तो बिकॉज एनर्जी लॉस है ये क्या आपके पास एनर्जी एनर्जी लॉस है। तो जब अगर आपका ये एनर्जी लॉस हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इट इज हाइट 2 इज इक्वल्स टू ये आपका नेगेटिव होगा क्योंकि लॉस इन एनर्जी है, कम हो रही है एनर्जी। तो हाइट 2 विल बी इक्वल्स टू h1 माइनस 2.41। आपकी जो हाइट है नई हाइट वो पुरानी हाइट से कितनी कम है 2.41 कम है। तो हाइट 2 इज इक्वल टू 6.2 माइनस 2.4 कर लेते हैं क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस तक है। तो ये माइनस करके दो मुझे 6.2 सर 3.8 यस। तो अब ये आपका जो स्फेयर है वो नई पोजीशन इसकी कितनी हो गई इट इज 3.8 मीटर। ठीक है डन हो गया सर। जी। तो ये बेसिकली आपने याद रखना है कि ये जो हाइट में कमी आई ना उसकी वजह से आपके पास 77 जॉल एनर्जी कम हुई। ठीक है अब जी उसने बोला कि द एक्सटेंशन ऑफ द वायर इंक्रीजेस व्हेन द स्फीयर changes the position as decreased by c। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके दी है ना, पहले अगर इसका एंगल 68 डिग्री था, अब ज़रा उसका एंगल लेस देन 68 डिग्री होगा, थीटा 2 इट वुड बी लेस। तो अब state the symbol equation that gives the relationship between tension in the wire and extension x, identify any other symbol that is used। तो आपको पता है कि as f is equals to k times x, तो यहाँ पर आपका f क्या है that is t है, जी सर that is equals to k times x। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि k is the force constant, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं लिखना यहाँ पे क्योंकि स्प्रिंग नहीं है ये। तो के आपका क्या है फोर्स कांस्टेंट। ठीक है ठीक सर। अच्छा ये भी लिखा जा सकता है कि एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू 4f l डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर e। ठीक है तो ठीक है ये जो f है ये आपकी t हो सकती है, तो ये दोनों रिलेशन आपके वैलिड हैं। डन हो गया सर। ठीक है और ये पेपर बिफोर तो बड़ा ही मुश्किल है सर। यस सर बिफोर कौन ये सा 11 वेरिएंट नंबर है का क्वेश्चन है सर? ये पूरा उसने है वेरिएंट कौन सा है सर? 22। मतलब सर वो 1 2 होते थे ना, 1 2 3 वेरिएंट। हाँ ये 22 है। अच्छा ये 2 2 है तभी सर। मतलब वैसे सारे ही पेपर मुश्किल होते हैं। Yes, before the sphere changes the position, the initial elastic potential energy of the wire was 0.65 joule। पहली जो उसकी इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो 0.65 था। By changing the position of the sphere, the extension of the wire is double। अब guys एक्सटेंशन कितनी हो गई? डबल हो गया। एक्सटेंशन डबल हो गई, एक्सटेंशन डबल हो गई, ये बात याद रखनी है। कैलकुलेट द फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर आफ्टर द स्फीयर हैज चेंज द पोजीशन। ये स्फीयर चेंज ही ना करता पोजीशन तो क्वेश्चन ही ना बनता। ठीक है ठीक तो है उसने बोला पहले आपके पास जो वायर है वो ये थी। ठीक है ठीक सर। 68 डिग्री के ऊपर यहाँ पे हम लोग स्फीयर भी बना लेते हैं। तो अगर हम लोगों के पास स्फीयर है ये तो
68 डिग्री के ऊपर आपके पास ये स्फेयर है और ये उसकी वायर है, ठीक है। ये आपका बेसिकली पूरे का पूरा सेटअप है, ये 68 डिग्री है, ठीक। तो इस टाइम पे जो कॉर्ड के पास एनर्जी स्टोर थी E1 होगा 0.65 जॉल थे। अब आपका जब कॉर्ड चेंज हुआ, क्योंकि इस मैंने कहा कि इसने हाइट कम कर दी थी ना, जी जब हाइट कम कर दी थी तो ये लेट से किसी नई हाइट पे इधर आ गया। जब ये नई हाइट पे आया इधर सपोज, तो अब जो आपके पास इसका नई पोजीशन है वो ये है, ठीक है। इस नई पोजीशन से आपके पास जो एनर्जी आएगी वो कैलकुलेट द फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर आफ्टर द स्फीयर हैज चेंज। तो आपके पास जितनी वो आई थी लॉस इन सॉरी गेन इन नहीं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो आपके पास लॉस हुई थी ना 77 जॉल, अगर वो तो इट गेन विल है बी तो इक्वल टू एनर्जी हो जाएगी। गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन EPE। तो आपने सबसे पहले देखा कि 77 जॉल आपके पास लॉस हुई थी, तो आप यहाँ से गेन कैलकुलेट कर लें, तो गेन विल बी आल्सो इक्वल टू 77 जॉल। अब प्रॉब्लम क्या है कि गेन किसके बराबर होता है, गेन इज इक्वल टू फाइनल यानी EPE फाइनल माइनस EPE इनिशियल, ठीक है। तो EP इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1, तो आपके पास गेन 77 हो गया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2 हमने मालूम करनी है, तो इसको EP2 लिख दो माइनस इनिशियल उसने बोला हुआ है 0.65 है, माइनस 0.65, और तो EP2 हमने कैलकुलेट कर यस। तो वो कितनी हो जाएगी 77.65, जी सर। 77.65 मतलब आपके पास 78 जॉल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, ये आपके पास टोटल का ना इस तरह जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब ये उसने दे दिया हमें क्वेश्चन किसका, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहा है। सर ये वाला मैं खुद कर लूंगी सर। चलो ठीक हो गया, ये तुमने ट्राई करना है, और फिर इसको ना आगे मोमेंटम का क्वेश्चन भी है हमारा, इसको सर मैं ये नेक्स्ट पेपर मैं ना अगली क्लास तक पूरा कर लूंगी। ये सर 2022 का थ्योरी का है ना सर, वेरिएंट 2 है। जी जी, मैं भेज देता हूँ तुम्हें। ठीक है मैं ये कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना याद से। सर मैं आपको फ्राइडे को भेजूंगी इसको सर। बस ठीक है, डन हो गया सर। ओके मेरे बेटा, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।